फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्व। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं ये टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ को ध्यान में रख के बनाई हुई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को देखने से पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो इस चैनल पे पहले से हैं प्लीज़ वे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है हम लोगों का अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का अशोक, और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार, और ई ऑप्शन है हम लोगों का इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, प्रथम जैन संगीति किसके समय में आयोजित की गई थी? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की गई थी, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। प्रथम जैन संगीति 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। इसी जैन संगीति में जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म के 12 अंगों का संपादन इसी जैन संगीति के दौरान किया गया था। चलिए फ्रेंड, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है मजहरुल हक, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का सैयद अहमद गयूम, और तीसरा ऑप्शन है हम लोग का अब्दुल कयूम अंसारी, और चौथा ऑप्शन है हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ई ऑप्शन है हम लोग का इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, 1938 में किसने बिहार में मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी। किसने की थी? अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी, यानी सी ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त संस्था मोमिन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मौर्य काल में कर्मांतिक होता था। पहला ऑप्शन है प्रमुख न्यायाधीश, दूसरा है राजकीय कोष का अध्यक्ष, तीसरा है उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, और चौथा है कारागार का अध्यक्ष, और पांचवा है ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे होगा आपका मौर्य काल में कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन है हम लोगों का, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है हम लोग का धर्मपाल, दूसरा है ऑप्शन देवपाल, तीसरा ऑप्शन है महिपाल प्रथम, और चौथा ऑप्शन है रामपाल, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो फ्रेंड, देवपाल ने। कौन बनाया था? देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। फ्रेंड, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा। पाल वंश के शासक देवपाल, इसका शासनकाल था 810 से 850 ईस्वी पूर्व, ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। इसी ने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। किसने किए थे? देवपाल ने। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो बिहार में बाढ़ के कारणों के लिए सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का नदियों द्वारा मार्ग बदलना, और तीसरा ऑप्शन है बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, और चौथा ऑप्शन है मानसून के समय अधिक वर्षा,
और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव, ये भी सही है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, ये भी सही है। और मानसून के समय अधिक वर्षा, ये भी सही है। फ्रेंड्स ये जो सी ऑप्शन है बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ये सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। बिहार में बाढ़ के कारणों के लिए सही नहीं है। चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। बिहार में उत्तर बिहार बाढ़ आपदा के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण हिमालय नदियों में जल को अधिक मात्रा, नदियों द्वारा मार्ग बदलना, मानसून अवधि में अधिक वर्षा होना आदि प्रमुख कारण हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं? तो पहला ऑप्शन है चौसा का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है सूरजगढ़ की लड़ाई, तीसरा ऑप्शन है बिलग्राम का युद्ध, चौथा है सामूगढ़ की लड़ाई और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, सामूगढ़ की लड़ाई शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है, ये उत्तराधिकार की लड़ाई थी। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई थी। और चौसा का युद्ध के बारे में भी हम लोग जानते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 में हुई थी, शेरशाह ने बंगाल के शासक महमूद शाह को हराया था। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर 1911, दूसरा है 11 दिसंबर 1911 और तीसरा ऑप्शन है 12 दिसंबर 1911, चौथा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1911 और ई ऑप्शन है पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया, जिसमें बंगाल से पृथक बिहार को नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन है हम लोगों का, बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का जयप्रकाश नारायण, दूसरा ऑप्शन है हम लोग का महेश नारायण और तीसरा ऑप्शन आचार्य नरेंद्र देव और चौथा ऑप्शन है हम लोग का श्री कृष्ण सिंह और पांचवा यानी ई ऑप्शन हम लोग का इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो दोस्तों यहाँ पे होगा आपका आचार्य नरेंद्र देव जो थे बिहार में गठित सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ। औपचारिक गठन कब हुआ? तो 1934 में। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, दूसरा है शिवहर, तीसरा है मधुबनी और चौथा ऑप्शन है हम लोगों का मधेपुरा और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, क्योंकि ये पश्चिम चंपारण और मधुबनी, यहाँ पे दो ऑप्शन है जो सीमा बनाते हैं और ये शिवहर और मधेपुरा जो है वो नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे ई ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा इसके बारे में।
नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा स्पर्श करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इनका क्रम इस प्रकार है: पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये नेपाल की सीमा स्पष्ट करते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो पहला ऑप्शन है एनी बेसेंट, दूसरा है सरफराज हुसैन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है मजहरुल हक और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, बिहार होम रूल लीग की स्थापना मजहरुल हक की अध्यक्षता में की गई, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। दिसंबर 1916 में पटना में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक बने। कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। अब पटना में कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। पहला ऑप्शन है 1803 के तहत, बी ऑप्शन है 1813 एक्ट के तहत और सी ऑप्शन है 1833 एक्ट के तहत और डी ऑप्शन है 1858 एक्ट के तहत और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका 1813 के एक्ट के तहत, यानी पी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा, जिसे 1833 में समाप्त किया गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके? तो पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन, दूसरा है पब्लिक सेफ्टी बिल, तीसरा है ट्रेड यूनियन बिल और चौथा ऑप्शन है हम लोग का आर्म्स एक्ट और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई ऑप्शन हम लोगों का होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा डिस्प्यूट बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूना समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने के लिए और सी ऑप्शन हम लोग गोलमेज सम्मेलन को रद्द करना और डी ऑप्शन है दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। पूना समझौता के साथ 148 सीट इन लोगों को दिए गए। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें आरक्षित थी, जिसे पूना समझौता में बढ़ाकर 148 कर दिया गया। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे। पहला ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, दूसरा है CR दास और तीसरा है विठल भाई पटेल और डी ऑप्शन है श्रीनिवास अयंगर और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा मोतीलाल नेहरू 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव बने, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR यानी चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महासचिव बने। चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार पटेल और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। प्रश्न है हम लोगों का 1930 के दशक में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया? तो पहला ऑप्शन है हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है हम लोग स्वामी विद्यानंद, तीसरा ऑप्शन है हम लोग CR दास यानी चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा आपका 1930 के दशक में बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं डिटेल से। बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने किया तथा उन्होंने किसान आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो 1936 में। और किसके नेतृत्व में? तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो कौन थे? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन यानी 1899 से 1805 तक इनका समय था, के समय हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा इकबाल और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। प्रश्न है हम लोगों का, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है एनी बेसेंट और तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा सी ऑप्शन होगा, मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र की शुरुआत की थी, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1862, दूसरा है 1865, तीसरा है 1868 और चौथा ऑप्शन है 1870 और आपका पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। दोस्तों, यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे एवं GB जोशी ने की। अगला प्रश्न है हम लोगों का, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो पहला ऑप्शन है मेजर बारो, दूसरा है जनरल डायर और तीसरा ऑप्शन है मेजर ब्राउन और चौथा ऑप्शन है मेजर स्टॉक और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने मेजर बारो को हराया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने विद्रोह को दबाने आए मेजर बारो को हरा दिया था। और ये कब हुआ था संथाल विद्रोह? तो 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, तीसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी, चौथा है मुंडीगांव और पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। थोड़ा सा देखते हैं।
प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जिसकी तिथि लगभग 7000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो पहला ऑप्शन है हम लोग का लोहा, दूसरा है तांबा, तीसरा है चांदी और चौथा ऑप्शन है कांसा और पांचवा है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ा सा इसको देख लें। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। भारत में लोहे का प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। कब से मिलता है? तो उत्तर वैदिक काल से मिलता है। 1000 पूर्व में उत्तर वैदिक काल से मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? प्रश्न क्या है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किसने 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त, यहाँ पे गुप्त होगा, गुप्त संस्था अभिनव भारत स्थापित की थी? तो पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस, दूसरा है श्यामजी कृष्ण वर्मा, तीसरा है हृदयलाल और चौथा ऑप्शन है बीडी सावरकर और पांचवा है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा आपका डी ऑप्शन, बीडी सावरकर बंधुओं ने ये संस्था स्थापित की थी। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। अभिनव भारत समिति 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर एवं नारायण दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित एक गुप्त संस्था थी। इसने ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याएं की, जिसके बाद सावरकर बंधुओं को दोषी ठहराकर जेल में डाल दिया गया। चलिए फ्रेंड हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरों पर कौन सी कलाकृति नहीं मिलती है? तो पहला गाय, दूसरा हाथी, तीसरा गैंडा और चौथा ऑप्शन है बाघ और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा मोहरों पर गाय की कलाकृति नहीं मिलती, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।